नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योगा ज्योतिष सब यूट्यूब चैनल में आप सबका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। यूनिट नंबर 9 एनटीए योगा नेट की जो तैयारी विद्यार्थी कर रहे हैं उन सबको मालूम है पाठ्यक्रम में यूनिट नंबर 9 जो है इकाई 9 उसके जितने भी प्रश्न अब तक आए हैं 17, 18, 19 की परीक्षाओं में उन सबको आज हम एक ही वीडियो में करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो सभी इसमें भाग लीजिए और जो विद्यार्थी नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर लो अभी ताकि सभी के सभी ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी एमसीक्यू में भाग ले सकें। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, जीवन के सभी 4 ध्येयों की प्राप्ति का सर्वोत्तम तरीका किसकी साधना है। ध्यान दीजिए, पहले प्रश्न जो भी रहता है उसको ध्यान से पहले सुना करें और उसको पढ़ा करें, फिर आप अपने निर्णय पर आना है। ध्यान दीजिए, ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, इसमें क्या लिखा है, 4 ध्येय जो हमारे होते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय के, उसकी प्राप्ति का सर्वोत्तम सबसे सरल जो तरीका है इनमें से कौन सा है वो बताना आपने। ऑप्शन आप लिख करके मैसेज करना, आपको फटाफट उत्तर दीजिए जिनको मालूम है इनमें से क्या बेहतर सबसे उत्तम जो इसका उत्तर हो सकता है सबसे जरूर वो बताओ। सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर सी, अष्टांग योग सबसे सरलतम और सबसे बेहतरीन इसका तरीका माना गया है, साधन है। प्रश्न संख्या 2, योग कक्षा आमतौर पर किसके साथ प्रारंभ की जाती है। हम क्या शुरू करने से पहले क्या बोलते हैं, प्रार्थना बोलते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, योग संबंधी कोई सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, ये योगासनों से उस कक्षा का प्रारंभ करते हैं। इन चारों में से एक ऑप्शन बताओ कौन सा सही है। एक जो सही आपको लगता है वो बताइए और फटाफट उसको उत्तर देने की कोशिश करिए। आज के प्रश्न ये 9 नंबर यूनिट जो होती है ये बहुत सरल होती है, इसमें आप चाहें सभी के सब प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, कठिन नहीं होता, पर आपको इसलिए अलग करके समझाया जा रहा है कि ये प्रश्न ऐसे भी आते हैं। तो आप इसका सही उत्तर है, प्रश्न जो है इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रार्थना। प्रार्थना इसका सही उत्तर है। जब भी हम कक्षा शुरू करते हैं प्रार्थना के साथ करते हैं। प्रश्न आपका तीसरा, निम्नलिखित में से अशाब्दिक संप्रेषण कौशल है। अशाब्दिक जिसमें शब्द नहीं बोला जाता और संप्रेषण जब हम करते हैं वह कौन सा कौशल कहलाता है। इनमें से देखिए, आँखों द्वारा संपर्क बनाए रखना, क्या आँखों द्वारा संपर्क बनाए रखना, शारीरिक भंगिमाएं, मुख्य अभिव्यक्तियाँ या व्याख्यान सह प्रदर्शन। इनमें से 3 ऑप्शन सही हैं। अब आप ये बताइए इनमें से ऑप्शन 1 है जो गलत है, वो कौन सा गलत है वो आप बताओ। एक गलत ऑप्शन इसमें से है उसको बताओ जो अशाब्दिक संप्रेषण कौशल नहीं है, और बाकी सभी हैं। एक जो नहीं है वो बता दीजिए इनमें से वह कौन सा है। शब्दों में अर्थ दिया हुआ है, बहुत सरल है। अब इसमें आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी, व्याख्यान मतलब बोल करके और साथ साथ में प्रदर्शन करना। ऐसा तो ही नहीं, पहले ही कंडीशन दे दी है अशाब्दिक शब्द नहीं करना। तो ये प्रश्न का बहुत सरल है, ऑप्शन नंबर डी इसका एक ये गलत इसमें ऑप्शन है, बाकी 3 सही है। ये सब अशाब्दिक संप्रेषण कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 4, आज हम कम से कम इसमें 50 प्लस प्रश्न करने वाले हैं, सभी 50 एमसीक्यू रहेंगे आपके लिए। नीचे 2 कथन हैं, ये एक अभिकथन है और एक तर्क रहता है। अभिकथन में मैं बता देता हूँ, जो अभिकथन ए में रहता है वो उस बात को एक बात रखता है, और जो तर्क होता है वह उसी बात को पुष्ट करता है, समझाने की कोशिश करता है। यदि उसको आपको लगे कि जो बात ए में जो कही गई है वही बात आर में उसी को बताया गया है और डिटेल में कोई तर्क देख करके स्पष्ट किया गया है, तो आप कह सकते हैं आर वाला जो व्याख्या है वो ए का सही है। तो नहीं तो आप कह सकते हैं आर जो है ए की व्याख्या नहीं है। हो सकता है दोनों, एक गलत हो सकता है, आर ठीक हो सकता है, दोनों ही ठीक हो सकते हैं, जो भी आपको लगे वो। अब देखिए, सबसे पहले प्रश्न इसको पढ़ते हैं। अभिकथन में है, मनुष्यों को स्वास्थ्य बहुआयामी होता है। मनुष्यों का जो स्वास्थ्य है ना बहुआयामी होता है, बिल्कुल ये बात सही है। और फिर कहा तर्क में, स्वास्थ्य केवल बीमारी या अशक्तता की अनुपस्थिति नहीं,
बीमारी होना या शरीर में सामर्थ्य नहीं है, उसकी अनुपस्थिति नहीं है स्वास्थ्य, बल्कि पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सुख की अवस्था को क्या कहते हैं? स्वास्थ्य कहते हैं। और यहाँ पहले वाले में कहा स्वास्थ्य बहुआयामी, ये बहुआयामी के ही एक रूप यहाँ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक की बात जो कही जा रही है, इसलिए बातें इन दोनों में ठीक है, ए में और आर में। और आर की जो बात कही गई है वह ए की सही व्याख्या है, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ विशेष मैं कहना चाहूँगा, ए में जो बात, हमेशा ध्यान दीजिए, ए में जो बात कही जाती है वो आर में उसी से संदर्भित बात होनी चाहिए और उसी को स्पष्ट करे। यदि आपको ऐसा लगता है तो कह सकते हैं आर ए की सही व्याख्या है, नहीं तो बोल देना गलत है। अगला प्रश्न आपके सामने, फिर कथन अभिकथन में इनमें से बताना है। अभिकथन में कहा है शवासन और ध्यान का अभ्यास व्यक्ति की स्मरण शक्ति में सुधार लाते हैं। बहुत बढ़िया, क्योंकि इसके अभ्यास से क्या होता है? स्मरण शक्ति बढ़ती है। फिर आर क्या कह रहा है? स्मरण शक्ति सूचना के संकेतन, संचय और पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया है। ये स्मरण शक्ति के उसने काम बता दिए हैं, ये काम करते हैं ऐसा। योग के विश्रामदायक अभ्यास स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए मस्तिष्क के इन प्रकारों में सुधार लाते हैं। तो ये बात इसकी क्या लगता है आपको? ऐसा होता है कि योग पहला जो स्मरण शक्ति तक, ये पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया यहाँ तक ठीक है, पर योग के जो बातें हैं कि विश्रामदायक अभ्यास जो है स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए मस्तिष्क के इन प्रकारों में सुधार लाते हैं, बातें सब दोनों ठीक है, पर आर की जो व्याख्या है वह एक की व्याख्या नहीं कर पा रहा, ठीक है। ये बात ध्यान दीजिए, ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। वो कैसे नहीं है? कुछ थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल सही सा लग रहा है, पर जो अभी तक लिस्ट आई है वो क्यों सही नहीं है, पर वो गलत बताया गया। इसमें आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें मस्तिष्क के इन प्रकारों में सुधार लाते हैं, ये जरूर विकल्पात्मक है और इसमें ऑप्शन में आपको कह नहीं सकता, हो सकता आर ए भी सही हो सकता है, पर यहाँ मना किया गया है। चलिए आगे आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है शिक्षण को प्रभावित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है? शिक्षण को प्रभावित करने के लिए छात्र, शिक्षक है पहला, छात्र है, वातावरण है, शिक्षक का सामाजिक स्तर है। आपको इनमें से बताना है शिक्षक, छात्र, इनमें से एक कौन शिक्षण को प्रभावित करने में कारगर नहीं है। एक ऑप्शन फटाफट उत्तर देने की कोशिश करो, क्या नहीं है? इसका सही ऑप्शन है डी, शिक्षक का सामाजिक स्तर। ये आपके शिक्षण को प्रभावित नहीं कर सकता, नहीं करता है। शिक्षक, छात्रों, वातावरण मेन इम्पोर्टेंट होते हैं, सामाजिक स्तर से इसका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर का आपके सामने ये है, प्रभावोत्पादक शिक्षण के लिए योग पाठ योजना को कब तैयार किया जाना चाहिए? जो बच्चों को पढ़ाया जाता है शिक्षण से पहले कक्षा में, तो कब, कितना देर पहले हम तैयार करें? तो ये प्रश्न आता है जो एक्शन प्लान जब पढ़ाने के पहले होता है ना, वही बात हो रही है। कक्षा से 1 सप्ताह पहले तैयार करके बैठ जाएं, या कक्षा से ठीक पहले करें, या कक्षा से 1-2 दिन पहले करें, या कक्षा की समाप्ति के बाद ही कर लें। एक ऑप्शन बताओ सही कौन सा सबसे बेहतरीन आपको लगता है। यदि आप कक्षा में पढ़ाते हैं बच्चों को तो, या पढ़ाएं कभी, तो हमें कब करना चाहिए, कितना दिन पहले या कब करें? एक ऑप्शन सही है इसमें से, वो बताओ कौन सा सही है। ये आपके शिक्षण अभिक्षमता के भी प्रश्न परीक्षाओं में आए जाते हैं, पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, यूनिट नंबर 9 में है सब ये। और सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कक्षा से ठीक पहले ही आपको अपनी पढ़ाने की जो पाठ पढ़ा रहे हैं उसको प्रिपेयर करना है, तैयार कर लेना है, क्या पढ़ाना आपने योजना बनानी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, योग के व्यावहारिक शिक्षण के दौरान प्रश्न और उत्तर सत्र को अब कब आयोजित किया जाना चाहिए? यानी प्रश्न समझ में आ रहा है आपको?
प्रश्न में क्या लिखा है, योग के व्यावहारिक शिक्षण, मतलब एक नॉर्मल जब आप उसको एक बेसिक शिक्षण दे रहे हैं तो उसमें प्रश्न उत्तर की जब एक श्रृंखला चलती है, सत्र रखते हैं, वो कब आयोजित करना चाहिए जब आप पढ़ाते हैं? कक्षा के प्रारंभ में ही कर लें क्या, या अभ्यास का परिचय देने के बाद, या समूह अभ्यास के बाद करें, या पाठ के बिल्कुल अंत में करें? क्या मानना है आपका? एक उत्तर बताओ क्या हो सकता है इसमें से। इन 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन है, जो क्या है? ऑप्शन नंबर इसमें से सही है ऑप्शन नंबर सी, समूह अभ्यास के बाद। जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उसके बाद ही प्रश्नोत्तरी होती है, समूह अभ्यास के बाद। ये ध्यान रखना है, समूह अभ्यास के बाद कहा गया है। प्रश्न संख्या 9, छोटे समूहों के लिए योग के शिक्षण में बैठने की प्रभावी व्यवस्था है। ये बहुत ज़रूरी बातें ध्यान रखनी है। जब भी आप स्कूलों में कहीं थोड़ा समूह है, छोटे समूह में बैठने के लिए आपको किस तरह से बच्चों को बिठाकर योगासन करवाने हैं। अर्धवृत्ताकार में, या पूरा गोल चक्र बनवा लेना है, या पंक्ति लंबी बनवाना है, स्तंभाकार में बनवा करके आप उनको अभ्यास करवाना है। किस तरह से आपको सबसे बेहतरीन इसमें तरीका रहेगा जिसमें आप सबको एक साथ देख सकें, वह कौन सा बैठने की प्रभावी व्यवस्था बताई गई है योग के शिक्षण में? सही उत्तर बताइए क्या है। सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अर्धवृत्ताकार में आधा वृत्त बना करके चक्कर बना के बैठना, जिसमें सबके चेहरे सबके सब दिखाई देते हैं और बीच में आप अपना प्रदर्शन करें, फिर उनको पढ़ाएं। तो सबसे बेहतर ये प्रभावी व्यवस्था मानी गई है छोटे समूह के लिए। प्रश्न संख्या 10, यहाँ फिर कथन अभिकथन की बातें हैं। अभिकथन में आया है, मानवीय मूल्य, मानवीय जो मूल्य हैं एक पहिए की धुरी के सदृश हैं और दूसरे प्रकारों के मूल्य इसके चारों ओर होते हैं। ठीक है, प्रश्न ध्यान से देना है। मानवीय जो मूल्य, जो अपने नैतिक जो कर्म होते हैं इसके, वो एक पहिए की धुरी के सदृश होते हैं। दूसरे प्रकारों में कहें, मूल्य इसके चारों ओर ही घूमते रहते हैं। तर्क क्या दिया गया? मानवीय मूल्य सत्यशीलता। कौन कौन से मानवीय मूल्य? सत्यशीलता, रचनात्मकता, त्याग, निश्चलता, आत्मनियंत्रण, परोपकार और वैज्ञानिक दृष्टि। इनमें से आप बताओ क्या है? आपको लग रहा होगा दोनों ही बातें सही है। ए जो बात कही जा रही है आर में, वही बात को इन्होंने एक एक करके मानवीय मूल्य के बारे में बता दिया है और ये वैज्ञानिक दृष्टि, इसलिए ए आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। तो इस तरह से आप इनको उत्तर दे सकते हैं। और देखो कितना सरल प्रश्न एक और आया हुआ है इसी यूनिट से संबंधित। ताड़ासन से बच्चों की लंबाई बढ़ती है। बिल्कुल सही है। ताड़ासन जब बच्चे करते हैं तो क्या होता है, उससे लंबाई तो बढ़ती ही है। फिर ताड़ासन से पेशियाँ, अस्थिबंध और मेरुदंड में खिंचाव आता है। जब ताड़ासन करते हैं तो क्या होता है, पेशियों में, अस्थिबंध में और मेरुदंड में खिंचाव आता है, जो लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है। ये इसका वैज्ञानिक, इसने लॉजिक तर्क भी बता दिया। तो इसका मतलब क्या, ए आर दोनों तो सही है ही, पर आर जो ए की बिल्कुल सटीक इसने व्याख्या कर दी। क्या है? आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न संख्या 12, किसी भी शिक्षक के लिए मौखिक और गैर मौखिक अभिव्यक्तियाँ किसके दो घटक हैं? ये सारे शिक्षण अभिक्षमता से प्रश्न जुड़े हुए हैं योग शिक्षण से। तो एक मौखिक बोलना और बिना बोलना, ये दोनों जो अभिव्यक्तियाँ किसके दो घटक माने गए हैं? आत्मविश्वास के, संप्रेषण के, संयम के या तद अनुभूति के? एक ऑप्शन बताओ, ये बातें किसकी, अभिव्यक्तियाँ किस में होती है? अभिव्यक्ति किस में? बड़ा सरल प्रश्न है ये। और मौखिक अभिव्यक्ति होती है, एक गैर मौखिक अभिव्यक्ति होती है। और किस में होती है ये होती है ऑप्शन नंबर बी, संप्रेषण। जब कन्वोकेशन, जब आपस में बातचीत करते हैं तो क्या होता है, हम बोलते हैं, इशारा करके समझाते हैं। ये अभिव्यक्तियाँ किस में होती है? संप्रेषण में होती है। प्रश्न संख्या आपके सामने 13, या फिर दो कथन आ चुके हैं। एक कथन में कहा,
मनोविज्ञान में अवलोकन विधि, जो अवलोकन को देखने की जो विधि है, व्यक्तित्व के मूल्यांकन की एक लोकप्रिय विधि है। क्या है वह? व्यक्तित्व के मूल्यांकन की एक लोकप्रिय विधि है। ये बात इसकी सही है। फिर तर्क क्या दिया गया? अवलोकन में किसी व्यक्ति की व्यवहार अभिरचना का वास्तविक जीवन परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है। अवलोकन में क्या होता है? किसी भी एक व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, उसकी बिल्कुल सुबह शाम क्या क्या वो करता है, वो सब उसका अध्ययन किया जाता है। तो ये दोनों बातें यहाँ पर इसकी क्या है? ठीक है। और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या मानी गई है, वो सही व्याख्या है। इस तरह से ये प्रश्न पूर्ण हुआ। प्रश्न संख्या 14, यहाँ भी फिर एक कथन अभिकथन आया हुआ है। इसमें क्या कहा? अभिकथन देखिए, समुदाय एक बड़े शिक्षण साधन के रूप में कार्य करता है। एक समूह जो होता है, समुदाय जो है, एक बड़े शिक्षण, एक इंस्टीट्यूट की तरह शिक्षण के साधन के रूप में कार्य करता है। ये सही बात है। और साथ में तर्क क्या दिया? छात्रों को सामुदायिक विकास परियोजनाओं का अवलोकन करवाकर, क्योंकि समूह में एक बड़ी योजनाएं, एक कॉन्सेप्ट, एक पूरी प्रोजेक्ट पर कार्य दिखाने का, जो करवाने का, जीवंत तरीके से अनेक तथ्यों के बारे में वह शिक्षित किया जा सकता है, उनको समझाया जा सकता है। ये समुदाय में ही संभव है, और यदि कोई बड़ा एक शिक्षण कार्य करता है तब। इसलिए ए आर दोनों, जो अभिकथन ए, तर्क आर, ये दोनों ठीक हैं। क्या हैं? ये दोनों ठीक हैं, और आर भी एक ही सही व्याख्या है। तो ये प्रश्न भी आपका हुआ। प्रश्न संख्या 15, इसमें आप ध्यान से देखिए क्या लिखा है। शिक्षण के चरणों के सही क्रम की पहचान करें। अब ये आप कंठस्थ कर लें इसको, हो सकता है अब की बार दोबारा से ही आ जाए। शिक्षण के चरणों के सही क्रम को की पहचान करें। शिक्षण जो है, संधिगत व्यायाम करें या अभ्यास मन बहलाव, इनमें से इनको क्रमबद्ध करना है। जब हम क्लास पढ़ाते हैं तो उसमें क्या करना, पहले कैसे कैसे आपको करना है, तो आप इनको व्यवस्थित करके बताने की कोशिश करिए। पहला ऑप्शन क्या आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर पहले, सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले करते हैं संधिगत व्यायाम करते हैं। संधिगत व्यायाम करना। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? शिक्षण, पढ़ाने का कार्य करते हैं। उसको क्या करना है वो बताते हैं। फिर शिक्षण होता है। फिर ऑप्शन नंबर, फिर अभ्यास करवाते हैं। क्या करवाते हैं? फिर अभ्यास। और अंतिम में मन बहलाव, जो भी है बातचीत है, वो सब बातें हम लास्ट में करते हैं। तो ये शिक्षण के चरण हैं, इनका सही क्रम यही है, BACD। तो इसको आप याद कर लीजिए। प्रश्न नेक्स्ट है 16 नंबर का। योग प्रशिक्षण में प्रस्तुतिकरण के सही क्रम को पहचान करें। अब प्रेजेंटेशन योग का आप जब करवाएंगे कभी भी आगे जा कर के, तो उसका सही प्रेजेंटेशन आप बताइए क्या है इसमें से। पहले क्या प्रदर्शन करना चाहिए, या मूल्यांकन करें, या स्पष्टीकरण करें, या चर्चा करें? ये ऐसे बड़े बेसिक प्रश्न भी आपको आने चाहिए। और इनमें से बताओ क्या ऑप्शन बनता है क्रम बनाते हुए? पहला और दूसरा, तीसरे, चौथा नंबर आप बनाने की कोशिश करो। क्या है इसका सही उत्तर? सबसे पहले क्या आता है इसमें से? सबसे पहले क्या करना, आपको स्पष्टीकरण करना है। क्या करने वाले हैं आप? पहले बात को बताएंगे ना आप, पहले स्पष्टीकरण करना। फिर स्पष्टीकरण किया, ये हम करने वाले हैं। फिर आपने प्रदर्शन करके दिखाना है, करके दिखाना कि ये करना। फिर करने के बाद आपने क्या करना? चर्चा करना, उनसे डिस्कशन करना है। और अंतिम में आपने क्या करना? मूल्यांकन। किसने क्या? ये अंतिम में मूल्यांकन होगा। तो ये योग प्रशिक्षण का में जो प्रस्तुतिकरण होता है उसका सही क्रम है ये, उसी की कि आपको ये एक एक करके करना है। तो इसी के साथ ये क्रम आप याद करके रखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किसी छोटी योग कक्षा के लिए विद्यार्थियों के बैठने की सर्वाधिक उत्तम व्यवस्था। देखो फिर दोबारा से वही प्रश्न आया जो पहले एक बार आ चुका है।
पर इसमें प्रश्न थोड़ा सा बड़ा करके पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, आपको पहचान आ गई होगी। क्या सीधी पंक्ति में बिठाना है, वृत्ताकार रूप में बिठाना, अर्धवृत्ताकार रूप में, या द्विवृत्तीय, दो वृत्त बनाना है, पीछे एक वृत्त और एक आगे। तो वो कौन सा इसमें से सही ऑप्शन है? उम्मीद करता हूँ सभी इसका सही उत्तर देंगे। अभी ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अर्धवृत्ताकार में बिठाने का। सबसे छोटी यदि योग की कक्षा है तो उनमें अर्धवृत्ताकार में ही बिठाया जाता है। सबसे बेहतरीन, सर्वाधिक उत्तम व्यवस्था मानी गई है। प्रश्न संख्या 18 में पूछा गया है, किसी विद्यार्थी द्वारा किसी विशिष्ट योग अभ्यास को सीखना निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? किस पर डिपेंड करता है अभ्यास को सीखना? कोई विशिष्ट योग का अभ्यास सीखना उस पर किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन से समझिए। प्रशिक्षक की एकाग्रता के ऊपर, जो सिखाने वाला है उसकी एकाग्रता पर निर्भर करता है, या प्रशिक्षक की शक्ति पर निर्भर करता है, या प्रशिक्षक के स्पष्ट प्रशिक्षण पर, या प्रशिक्षक के आत्मविश्वास पर। एक ऑप्शन इसमें बताइए जो बिल्कुल सही है, जिससे जो विद्यार्थी है योग सीखना चाहते हैं वो सही से सीख सकता है। वो किस पर डिपेंड करता है? इन चार ऑप्शन में एक ऑप्शन बताओ। एकाग्रता, शक्ति के ऊपर, या स्पष्ट प्रशिक्षण पर, या आत्मविश्वास पर, बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जब आपके सामने प्रशिक्षण जो है बिल्कुल स्पष्टता से नहीं बताया जा रहा, तब तक आप अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। अधूरापन रहता है, कहीं ना कहीं उसमें कमियां जब रहती है। उसमें एकाग्रता कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, पर प्रशिक्षण जो है वो स्पष्ट नहीं है। आत्मविश्वास से इसे कोई लेना देना नहीं, शक्ति कितनी बड़ी हो आप में, पर स्पष्ट प्रशिक्षण होना जरूरी है। ये ऑप्शन सही है। आपके सामने प्रश्न है 19। शिक्षण का उद्देश्य मुख्यतः लाना है, क्या लाना है? इसमें से देखिए ऑप्शन, वातावरण में बदलाव लाना, विषय में बदलाव लाना, विद्यार्थी में बदलाव लाना, या शिक्षक में बदलाव लाना। शिक्षण का उद्देश्य मुख्यतः क्या होता है? इसको आप बताओ, क्या है मुख्य उद्देश्य? शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है शिक्षण का? असल में शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है सी, विद्यार्थी में बदलाव लाना। यदि विद्यार्थी में बदलाव ही नहीं आ पा रहा तो शिक्षण का कोई सार नहीं, उसका कोई प्रयोजन नहीं। शिक्षण में ही कमी है, तो हमारे शिक्षण ऐसा होना चाहिए जो विद्यार्थी में बदलाव ला सके। वो क्या है? वो जंगलीपन से क्या बने? विवेकशील बने, मानव बने, अच्छा नागरिक बने। ये बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मूल्य शिक्षा प्रदान करने की सर्वाधिक विश्वसनीय विधि हो सकती है? मूल्य शिक्षा, ये मूल्य शिक्षा जो होती है तो कौन सी विश्वसनीय पद्धति हो सकती है? पारंपरिक गुरुकुल शिक्षण, कक्ष शिक्षण, अभ्यास आधारित योग शिक्षण, सिद्धांत आधारित योग शिक्षक। ये मूल्य शिक्षण जो परंपरा जो प्रदान करने वाली कौन सी इनमें से विधि सबसे ज़्यादा कारगर विश्वसनीय हो सकती है? ऑप्शन एक बताइए मुझे। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक ऑप्शन सही जो आपको लगता है वो बताओ, कौन सा सही है इसमें से? ऑप्शन नंबर ए, पारंपरिक गुरुकुल शिक्षण। ये सबसे ज़्यादा मूल्य शिक्षण के लिए और सर्वाधिक विश्वसनीय विधि मानी गई है। प्रश्न संख्या 21, स्मृति के 3 चरण कौन से हैं? हमारी मेमोरी के जो चरण बताए गए हैं कौन से हैं? पुनर्प्राप्ति, कूटबद्ध करना, पूर्वा अभ्यास करना, या संग्रह करना। कौन से 3 इसमें सही उत्तर हैं? अब एक ऑप्शन इसमें से गलत है। अब मुझे आप बताओ एक ऑप्शन गलत कौन सा है, और फिर यहाँ पर बाकी बचे 3 सही ही रह जाएंगे। एक गलत कौन सा है? आपकी स्मृति का चरण नहीं है वो। एक ऑप्शन बताओ कौन सा इसमें से सही नहीं है।
ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी पूर्वाभ्यास। ये जो कार्य है ये स्मृति का कार्य नहीं है। कौन सा? पूर्वाभ्यास। प्रश्न संख्या 22, मूल्याभिमुखी शिक्षा से निम्नलिखित में से किन का निर्माण होता है? मूल्याभिमुखी शिक्षा से निम्नलिखित में से किन का निर्माण होता है? संपन्न समाज का, शांतिपूर्ण समाज का, स्वस्थ समाज का, या राजनीतिक रूप से स्थित समाज का, स्थिर समाज का? एक बताइए ऑप्शन में से जो आपको, इनमें से दो ऑप्शन सही है। दो कौन कौन से सही है वो बताओ। संपन्न समाज हो सकता है क्या, या शांति समाज, या फिर स्वस्थ समाज, या राजनीतिक रूप से स्थिर समाज? दो ऑप्शन सही बताइए। दो ऑप्शन इसमें सही है, ऑप्शन नंबर बी और सी ये सही है। शांतिपूर्ण समाज, स्वस्थ समाज ये मुख्य इसमें निर्माण में सहयोगी होता है। प्रश्न संख्या 23, लिखित पाठ योजना के लाभ अधिकांशतया होते हैं। यदि आप लिखित पाठ योजना बनाते हैं नहीं, उनके लाभ बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या लाभ हो सकते हैं? ऑप्शन ए देखिए, शिक्षक के चिंतन को व्यवस्थित करने में, शिक्षक का आत्मविश्वास बढ़ाने में, छात्र की क्षमता समझने में, शिक्षण के लक्ष्यों को बनाए रखने में। इनमें से बताइए। एक ऑप्शन इसमें से गलत है और बाकी लिखित पाठ योजना जब हम बनाते हैं तो उसमें ये सारे के सारे लाभ हमें मिलते हैं। एक ऑप्शन को छोड़ करके वह ऑप्शन कौन सा है जो इसमें गलत है? हम जब पहले पढ़ाने से पहले एक पाठ योजना तैयार करते हैं, क्या पढ़ाना है, तो उसका क्या मेन लाभ हमें मिलता है वो बताना। और एक लाभ ऐसा इसमें से नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर सी, छात्र की क्षमता समझने में। ये हमें लिखने में, योजना बनाते समय हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। बाकी हम अपनी बात सब कुछ रखने में व्यवस्थित करते हैं और लक्ष्यों को बनाने रखते, कहीं बात से बिगड़ते नहीं है, विषय पर रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें गलत है। प्रश्न संख्या 24, यहाँ कथन अभिकथन फिर आए हैं। अभिकथन दिया गया है, भगवत गीता के अनुसार सांख्य और योग दर्शन पद्धतियाँ दो सर्वाधिक प्राचीन पद्धतियाँ हैं, सांख्य और योग दर्शन। ये बात सही है। फिर उसमें कहा, सांख्य और योग पद्धतियाँ कर्मशः ज्ञान और कर्म के मार्ग हैं। सांख्यो क्या कहा? ज्ञान योग कहा, और कर्म कहा दर्शन योग को। ये बात भी सही है। तो इसलिए ऑप्शन ए आर दोनों सही, और क्या आर ए की सही व्याख्या है। इस तरह से ये प्रश्न हमारा समझ में आ गया होगा। फिर एक प्रश्न और देखिए, इसमें आता है, अभिकथन दिया गया, गुरु छात्रों के लिए शिक्षक से अधिक एक मार्गदर्शक होता है। गुरु जो होता है ना, वो छात्रों के लिए शिक्षक से अधिक क्या होता है? एक मार्गदर्शक होता है। ये बात भी इसकी सही है। फिर इसमें क्या कहा तर्क में कि गुरु जो है छात्रों में उन्हीं क्षमताओं के विकास का प्रयास करता है जिन्हें वह स्वयं पहले अनुभव कर चुका है। ये भी बात है, क्योंकि वो अपने अनुभव के आधार पर कमियां जो उसको लगती हैं, बच्चों को वो एक मार्गदर्शन करता है अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। तो इसलिए ए आर दोनों सही है बात, जहाँ के मार्गदर्शक की बात इसमें स्पष्ट की गई है, अनुभव के आधार पर करता है वो, और आर जो है ए की सही व्याख्या भी है। प्रश्न संख्या 26 में आप देखिए, कथन अभिकथन में यहाँ जो दिया गया है, एक अच्छा शिक्षक 1000 पुजारियों के बराबर होता है। बहुत बड़ी बात कही है शिक्षक के लिए, एक अच्छा शिक्षक 1000 पुजारियों के बराबर होता है। सही बात। फिर शिक्षक विद्यार्थियों को अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित करता है। ये दूसरी बात कही, शिक्षक क्यों बेहतर होता है कि वह कहता है अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित करता है, और पुजारी क्या है, वो कहता है मंदिर में आएँ, पर मन के अंदर झांकने के लिए प्रेरित वो बाहर ही दिखाकर अंदर आता है व्यक्ति अपने आत्मबोध से।
पर शिक्षक बार बार स्वाध्याय के लिए प्रेरित करता है, तो इसलिए कहा शिक्षक 1000 पुजारियों के बराबर होता है। तो यहाँ दोनों ऑप्शन सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है। तो इस तरह से हमने समझना है, फिर उत्तर आपने निर्णय लेकर के देना है। यहाँ दो सूचियाँ आपके सामने हैं इस प्रश्न में। एक तरफ जो है विधियाँ दी गई हैं व्याख्यान की, समूह चर्चा की विधि, प्रदर्शन विधि, निर्देशित अभ्यास विधि। दूसरी ओर सूची जो दी गई है ये विधियाँ किस पर लागू होती है वो आपने बताना है। ये मिलान करना है, तो यहाँ मिलान करके आप इसको स्पष्ट करें कि क्या है व्याख्यान विधि का संबंध किस, यहाँ नंबर से ऑप्शन भर करके आप तुरंत मैसेज करिए, बताइए सही उत्तर इसका क्या हो सकता है। बी का संबंध किससे है, सी का किससे है, बता देते हैं आपको। और जो विद्यार्थी अभी नए हैं, जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके वीडियोस के बारे में कहीं कमियां आपको लगती हैं बताया करें। यूनिट 9 चल रहा है और कल अंतिम यूनिट भी हमारा रहेगा, अंतिम 10 नंबर का। व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि के बारे में बात कर रहे हैं। व्याख्यान विधि किससे संबंधित है? व्याख्यान विधि होती है औपचारिक शिक्षण से संबंधित रहती है। व्याख्यान विधि क्या है? औपचारिक शिक्षण कहलाता है। समूह चर्चा विधि क्या कहलाता है? समूह चर्चा, समूह में डिस्कशन क्यों करते हैं? उसका उद्देश्य होता है समाधान, समाधान के लिए हम समूह चर्चा की जाती है। और प्रदर्शन विधि क्या है? प्रदर्शन में क्या होता है? हम अपना कौशल दिखाते हैं। लेक्चरर जो अपना प्रदर्शन में क्या होता है? कौशल, प्रतिभा हम प्रदर्शित करते हैं अपनी। और निर्देशित अभ्यास विधि क्या है? ये गृह कार्य होता है जो हम होमवर्क लेकर आते हैं, जो भी हमें बताया जाता है वो सब निर्देशित अभ्यास विधि में आता है। तो इस तरह से इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको एक एक करके मिलते आ रहे हैं और इनको कंठस्थ कर लेना है। परीक्षाओं से पहले इन वीडियोस को आप एक बार और देख लेना है, बिना कहे देख लेना है, समझ में आपको ज़रूर आएगा। आप योग कक्षा के आयोजन के लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं बताइए। जब आप योग कक्षा का आयोजन करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? परिचय देंगे या प्रदर्शन करेंगे या परिवेश का निर्माण करवाएंगे या अभ्यास का विश्लेषण? तो सबसे पहले हम योग शिक्षण जब कक्षा का आयोजन करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करवाते हैं, करते हैं? सही उत्तर देना है। सबसे पहले जब हम, आप खुद थोड़ा सोचिए, जब आपने कल योगासन करवाना है तो बच्चों को बुलाना है तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले कहेंगे ऑप्शन नंबर इसका सी में देखो, परिवेश का निर्माण। अब अपनी ड्रेस जो है हल्के फुल्के कपड़े पहन कर आना, भाई कल हम योगासन करवाएंगे आपको। क्या कहते हैं? आपको योगासन करना है तो हल्के फुल्के कपड़े पहनकर आना है। परिवेश का निर्माण करवाते हैं। और परिवेश का अपना आसपास का पूरा माहौल आता है, इसमें खाली कपड़े ही नहीं है, पूरा वातावरण की बात होती है। फिर हम आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 29, यहाँ फिर एक तर्क और अभिकथन है। अभिकथन में योगाभ्यास का स्थान शांत होना चाहिए, बिल्कुल शांत होना चाहिए। तर्क दिया गया है योगाभ्यास शांत स्थान पर शरीर और मन को शिथिल करने के उद्देश्य से रिक्त उदर पर किए जाना चाहिए। अब ये थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें क्या है। पहला बात आपको ए तो समझ में आ गया, सही है, ये बिल्कुल शांत स्थान पर होना चाहिए। फिर दूसरे में कहा योगाभ्यास शांत स्थान पर शरीर, ठीक है, और मन को शिथिल करने के उद्देश्य से होता है। फिर रिक्त खाली जो पेट है उदर पर किए जाना चाहिए। खाली पेट ही करना है, ये कहने का है मतलब खाली पेट करना है, तब ये जा कर के आपका मन भी स्थिर होगा और शरीर भी शांत होगा। तो यहाँ ए आर दोनों सही हैं, प्लस आर ए की सही व्याख्या है। क्या है? आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न संख्या 30, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है जीवन के प्रति आसक्ति और मृत्यु भय का भाव निम्नलिखित में से किन में निहित होता है? ये किन में निहित होता है? जीवन के प्रति आसक्ति और मृत्यु भय का भाव
किन के प्रति निहित होता है? ऑप्शन ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए जितना जल्दी आप उत्तर इसका दे पाते हैं। क्या है? सभी मानव में। ये सभी मानव में होता है क्या? केवल प्रज्ञावान जो व्यक्ति हैं उनमें होता है, या फिर केवल अज्ञानी व्यक्तियों में ही होता है, या फिर केवल पशुओं में ही होता है? जीवन के प्रति जो इतना आकर्षण हमारा रहता है और मृत्यु का जो डर है वो किन में लगता है? एक ऑप्शन इसमें से सही है, वो कौन सा है सही बताइए, सही बताओ। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सभी मानव में, सभी मानवों में होता है ये। जीवन के प्रति एक आसक्ति का भाव होता है, मृत्यु का भी डर लगता है, मृत्यु ना आए, जीते रहें, है ना, ये सभी मानव में होता है। तो प्रश्न संख्या 31 में आते हैं। क्या पूछा गया इसमें? बुद्धि की विभेदक शक्ति, बुद्धि की एक विभेदक शक्ति है, अंततः इनमें से किस में परिणत होती है? जब अंतम में वो किस में चली जाती है वो बताना है। विशुद्ध मन में, विशुद्ध बुद्धि में, विशुद्ध प्रज्ञा में, विशुद्ध इंद्रियों में। अब इनमें से एक ऑप्शन बताओ। बुद्धि की विभेदक जो शक्ति है वो किस में, किससे संबंधित, अंततः वो किस में परिणत होती है? ये थोड़े प्रश्न ऐसे हैं शायद आपको इनका विचार करना पड़ेगा, परंतु आप जो भी प्रश्न ऐसे हैं उनको कंठस्थ याद कर लें और अच्छे से उसको समझिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या है? सी है, विशुद्ध प्रज्ञा में। आपको मैं एक पुस्तक का नाम बताता हूँ अभी, उस पुस्तक को आप ला करके पढ़िए। उस पुस्तक का नाम है, एक पुस्तक है बच्चों के लिए योग शिक्षा। क्या है? बच्चों के लिए योग शिक्षा। स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी का ये पुस्तक है। इसका योग पब्लिकेशंस ट्रस्ट मुंगेर बिहार का ये प्रकाशन है। तो ये पुस्तक ला के पढ़िए और ये पाठ्यक्रम में यूजीसी योगा नेट की पुस्तकों में लगा हुआ है और यूनिट नंबर 2 में भी इसका बहुत ज़्यादा प्रश्न इसमें से आते भी हैं। तो इसको आप थोड़ा इसका देखिए, तो इसमें से कुछ आपको प्रश्न मिलेंगे और ऐसे प्रश्न इधर ही हैं। तो ऑप्शन मैंने बता दिया है, इस प्रश्न का है सी। सी ऑप्शन आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आता है, एक अच्छे योग शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है विशेषता एक अच्छे शिक्षक की सबसे क्या है? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य एवं दृढ़ता, विषयों के ज्ञान में दक्षता, शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। क्या है? एक ऑप्शन इसमें से आप बताइए सही जो है। इनमें से एक सही ऑप्शन है, एक अच्छे शिक्षक जो होता है, योग शिक्षक की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वह धैर्य और दृढ़ता रखता है। उसमें धैर्य होता है, उतावलापन नहीं होता और दृढ़ता रहता है, विश्वास बना रहता है। धैर्य और दृढ़ता ये गुण एक अच्छे योग शिक्षक में होता है। प्रश्न संख्या 33 यहाँ पूछा गया है, निम्न में से कौन सा योग शिक्षण विधि से संबंधित नहीं है? अब देखो, ये शिक्षण विधियाँ जो हैं इनमें आपको पढ़ने को मिलेगा। इसमें क्या है? इसमें अब जो नहीं है, प्रशिक्षार्थी या विद्यार्थी को समझना, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन और परीक्षण, आत्मीकरण। क्या नहीं है इसमें आप बताइए, जो योग प्रशिक्षण विधि से संबंधित नहीं है, प्रशिक्षण से संबंधित नहीं है, विधि से संबंधित जो नहीं है, इनमें से एक ऑप्शन जो गलत है वह है ऑप्शन नंबर डी, आत्मीकरण। यदि जो अभी बताए जा रहे हैं ये योग प्रशिक्षण विधि, अब बचे हुए 3 आप याद कर लीजिए। क्या करेंगे? अभी याद कर लो। प्रशिक्षार्थी या विद्यार्थी को समझना, ये एक उसका विधि है। दूसरा, पाठ्यक्रम होना चाहिए, मूल्यांकन भी करना है बच्चों का, फिर उसका परीक्षण भी करना है लास्ट में।
ये सारे के सारे ये योग प्रशिक्षण विधि का एक फॉर्मेट में आते हैं, पर आत्मीकरण जो है ये नहीं है ना। तो इस तरह से इनको अभी अभी साथ साथ में याद कर लें। नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न है 34 नंबर का, इसमें आया है सीखने के लिए आवश्यक तत्व हैं। सीखने के लिए आवश्यक तत्व क्या हैं? अभ्यास करें, तत्परता, अंतर्दृष्टि या उपयुक्त सभी। इनमें से एक ऑप्शन सही है। सीखने के लिए आवश्यक तत्व क्या हैं? कौन सा तत्व है जो सीखने में सहयोगी है? अभ्यास, तत्परता, अंतर्दृष्टि या उपयुक्त सभी। एक ऑप्शन सही बताओ कौन सा हो सकता है इसमें। इसमें सही उत्तर जो विद्यार्थी दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और कुछ सोच रहे हैं क्या है क्या है, इतना नहीं सोचना, उत्तर देना फटाफट देना है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अंतर्दृष्टि। ये सीखने के लिए आवश्यक तत्व होता है। अंतर्दृष्टि जिनकी नहीं होती वो सीख नहीं पाता, ये उसकी का एक आवश्यक तत्व है। प्रश्न संख्या 35, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम। देखो फिर दोबारा प्रश्न आया दूसरे तरीके से, अब ये उत्तर में नहीं है, प्रश्न में आया बनकर। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का प्रतिपादन किया गया है। क्या किया गया है? ये एक्चुअल में दूसरा है। ये किसने क्या किया है? गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा, पेवलाव द्वारा, पिताजे द्वारा या फ्राइड के द्वारा। ये पिताजे या पियाजे होगा, पिताजे द्वारा या फ्राइड के द्वारा, किसके द्वारा यहाँ ये किया गया है? अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम। इसका सही उत्तर है, सही उत्तर क्या है? गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है अधिगम का, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम। स्पष्ट हुआ? नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। किसी कक्ष में सीखने को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण घटक है। कौन सा घटक होता है इनमें से देखकर बताओ। कक्ष का आर्थिक वातावरण, कक्ष का मनोवैज्ञानिक वातावरण, या फिर प्रशासनिक वातावरण है, या अंतिम में है सामाजिक वातावरण। कौन सा सही है इसमें से? एक जो आपकी कक्ष में सीखने को प्रभावित करता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो ज़रूरी होता है इनमें से, प्रशासन, समाज, ये सब, अर्थ कितना है पैसा उसमें, वो सब डिपेंड नहीं करता। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? मनोवैज्ञानिक वातावरण। आपका जो पढ़ा रहा है शिक्षक जो होता है, वो उसका माहौल वो कैसे बना पाता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जो आप गुरुकुलों में देखेंगे वहाँ कोई प्रशासन, आर्थिक, सामाजिक सब चीज़ें नहीं होती थी, केवल और केवल गुरु शिष्य का आपसी एक मनोविज्ञान था। ठीक, ये सब ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 37, यौगिक पाठ संचालन में निम्न में से कौन से विषय का ध्यान रखा जाता है? क्या निम्न में से कौन से विषय का ध्यान रखा जाता है? यह आपको बताना है। समूह अभ्यास का, अशुद्धि सुधार, प्रदर्शन एवं विश्राम अवधि, या उपयुक्त सभी। किसका ध्यान रखा जाता है आप बताइए। एक ऑप्शन इसमें से सही है, कौन सा है? जब यौगिक पाठ संचालन करते हैं तो इनमें से कौन से विषय पर ध्यान रखा जाता है? समूह का अभ्यास, अशुद्धि सुधार कराना, या प्रदर्शन एवं विश्राम अवधि के बारे में। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर है। ये सभी तीनों बातें विशेष रूप से ध्यान रखी जाती है यौगिक पाठ में। प्रश्न संख्या 38, अधिगम शब्द का अर्थ है। देखो अब विषय का ही अर्थ पूछा जा रहा है, जैसे योग की ही परीक्षा हो रही है और योग का ही शब्द का अर्थ पूछा जाता है, ऐसे इस यूनिट में अधिगम शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है। सीखना और अथवा व्यवहार परिवर्तन। अधिगम का अर्थ क्या है आप बताना है आपको। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, या फिर व्यवहार परिवर्तन, या फिर क्या होता है पाठ योजना, अंतःक्रिया, या सभी। एक कोई ऑप्शन इसमें बताओ जो आपको बिल्कुल युक्ति संगत लगता है, इसका अर्थ बन रहा है ये होना चाहिए, तो वो आप
टिक कर दीजिए और मैसेज कर दीजिए हाँ सर ये है, कन्फर्म, पक्का है, यही है। क्या हो सकता है अधिगम शब्द का अर्थ? सोच लिया? ओके, मैं बताता हूँ इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सीखना। अधिगम क्या है? सीखना को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, व्यवहार में परिवर्तन आना, वो होता है अधिगम। इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 39 में पूछा जा रहा है योग शिक्षा की आवश्यक शर्त क्या है? आवश्यक शर्त के बारे में पूछा जा रहा है। क्या है शर्त? अभ्यास करना, अनुशासन या गुरु भक्ति या उपयुक्त सभी। आवश्यक शर्त क्या है? मान लीजिए आप योगासन करते हैं, अब कंडीशन क्या रखा भाई, तुम्हें योग करना है, तो क्या है शर्त? क्या है? पहली शर्त क्या है? योग रेगुलर अभ्यास करना है। ये तो बिल्कुल, यदि आप योग शिक्षा ले रहे हैं तो अभ्यास करना पड़ेगा। फिर दूसरा डिसिप्लिन है, लापरवाही नहीं चाहिए, आगे पीछे मन मर्जी से नहीं चलेगा, ये भी जरूरी आवश्यक शर्त है। फिर तीसरा, जो सिखा रहा है गुरु है उसके प्रति आपका आदर होना चाहिए। बिना गुरु के शिक्षा नहीं मिलती, तो बिना गुरु भक्ति के, इसलिए ऑप्शन इसका डी है वो सही है। ये तीनों बहुत आवश्यक है। और आप देख लीजिए आप में से कौन कौन इसका फॉलो करता है, वही अच्छा शिक्षक बन सकता है। जिनमें ये तीनों बातें नहीं हैं तो भूल जाइए, वो अच्छा योग शिक्षक नहीं बन सकता, न अच्छा विद्यार्थी बन सकता। और जो अच्छा विद्यार्थी नहीं बनेगा वो अच्छा शिक्षक बन ही नहीं सकता। तो अगली प्रश्न पर आते हैं। हम विद्यार्थियों को बोलते रहते हैं आइए कक्षा में आना है, नियमित आना है, पर नहीं आते। चलो छोड़ो उन बातों को, जो आ रहे हैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत रहता है, धन्यवाद रहता है। तो आप नियमित जुड़ते रहें। शैक्षिक तकनीकी, यहाँ देखिए प्रश्न क्या है, शैक्षिक तकनीकी साधनों के उपयोग से कक्षा का वातावरण हो जाता है। प्रश्न को ध्यान से समझ लेना है, क्या हो जाता है? ऑप्शन देखिए, क्रियाशील हो जाता है, अनुभवी, सजीव या शाब्दिक। क्या होता है शैक्षिक तकनीकी साधनों के द्वारा? आजकल बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्टर के, है ना, वहाँ पावर पॉइंट, ये सब बहुत सारे शैक्षणिक ऐसे आजकल आए हुए हैं। उनसे साधनों से क्या होता है, कक्षा में क्रियाशील हो जाता है वातावरण। क्या होता है, एक एक्टिव हो जाता है, सक्रियता आती है सबके अंदर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। 41 नंबर प्रश्न पर पहुंच गए हैं। एक योग अध्यापक को कक्षा के अतिरिक्त निम्न में से कौन सा कार्य अपनाना चाहिए? योग अध्यापक है, अब कक्षा तो कर रहा है, उसके अतिरिक्त एक कौन सा काम कर लेना चाहिए, वो यहाँ प्रश्न पूछ लिया। योग का नियमित अभ्यास भी करे क्या वो, मिताहारी भी हो, मितभाषी हो या उपयुक्त सभी। कौन सा काम करना चाहिए उसके लिए यदि एक योग अध्यापक है? तो होता है कि नहीं, टीचर होते हैं पढ़ाने वाले, पर असल में वो बच्चों को किताबें ही पढ़ाई जा रहे हैं, पर असल में वो जीवन में क्या नहीं कर पाते। एक ऑप्शन है इसमें, जो वो है योग का नियमित अभ्यास, वो भी अपनाना है, रेगुलर स्वयं को करना है। योग का अभ्यास नियमित करना है और पढ़ाना है, वो बात अलग है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए जो है वो बिल्कुल इसमें ज़रूरी है, सही है। हालांकि मिताहारी भी होना चाहिए, मितभाषी भी हो, ठीक है, कक्षाओं में बोला भी जाता है, खाना भी है, पर योग का नियमित अभ्यास सबसे ज़रूरी है। ये सब इसके अंतर्गत अपने आप निहित हो जाती है आगे की बातें। प्रश्न नंबर 42, शिक्षण को प्रभावित करने वाला कारक निम्न में से कौन सा है? कौन सा ऐसा कारक है जो शिक्षण को प्रभावित कर देता है, शिक्षक को प्रभावित करने वाला होता है? बताइए। शिक्षा की योग्यताएं, भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता, शिक्षण संस्थान का भौतिक तथा सामाजिक वातावरण या उपयुक्त सभी। इनमें से आपको जो बिल्कुल सही लगता है वो ऑप्शन बताओ। हो सकता है इनमें से 2 ऑप्शन सही हो, 3 हो या सभी हो या एक हो, है ना। आपको सही स्टिक जो लगता है कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो आप मैसेज कर डालिए, उसको लॉगिन कर दो।
शिक्षण को प्रभावित करने वाला कारक। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा की योग्यताएं होनी चाहिए, भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता भी जरूरी है ना। शिक्षण संस्थान का भौतिक तथा सामाजिक इन्वायरमेंट वो बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रश्न संख्या 43, शिक्षा तकनीकी से तात्पर्य होता है। देखिए मॉडर्न साइंस, मॉडर्न जो अपना एजुकेशन आ रही है नई शिक्षा नीति के दौरान, तो यहाँ पूछा जाता है शिक्षा तकनीकी से तात्पर्य क्या होता है। पूछा गया है मशीनों का उपयोग कराना है, दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना है, या कला एवं तथा विज्ञान के मध्यस्थता बीच में बना के रखा कर आपको बताना है, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर इसमें बताना है शिक्षा तकनीकी का सही मायने में तात्पर्य क्या है। एक ऑप्शन इसमें से आप टिक करिए, कौन सा हो सकता है एक सही ऑप्शन। ज़्यादा समय देखिए प्रश्नों में आपको नहीं मिलेगा, बहुत तीव्र होना है, बुद्धि को पूरा तेज बना लीजिए। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कला तथा विज्ञान के बीच में मध्यस्थता लेकर आनी है, ये शिक्षा तकनीकी का तात्पर्य है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न पूछने की प्रविधि के प्रवर्तक हैं। प्रश्न पूछने की प्रविधि के प्रवर्तक हैं, कौन है? प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, या इनमें से कोई नहीं। बताइए प्रश्न पूछने प्रवृत्ति के जो हैं प्रवर्तक कौन माने गए हैं, जिसने ये देन दिया, जिसने प्रवृत्ति दी, इसके मुख्य वक्ता कौन रहे हैं? एक ऑप्शन बताओ। ये सब दार्शनिक है कि नहीं? प्लेटो, अरस्तु, सुकरात ये सब दार्शनिक हैं पाश्चात्य के, पर इसमें से एक बताओ ऑप्शन सही कौन सा है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सुकरात। सुकरात जो है ये प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 45, अष्टांग योग के निम्न में से कौन से अंग की साधना से समाज में विद्यमान राग, द्वेष, छल, कपट, ईर्ष्या, हिंसा आदि दूर होती हैं? बताओ कौन सा ऐसा एक अंग है जिसके पालन से ये सब दूर हो जाता है? यम का नियम का पालन करना है, प्राणायाम, धारणा, या उपरोक्त सभी का पालन करने से ये सब समस्याएं दूर हो जाती हैं। उम्मीद करता हूँ सभी ये सही उत्तर देंगे। सभी दें, कोशिश करें। इसका सही उत्तर क्या है कमेंट करके, यहाँ चैट बॉक्स चल रहा है उसके माध्यम से ज़रूर बताओ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यम और नियम के पालन से ये सब बातें, सब जितनी समस्याएं दूर हो जाती हैं जो यदि पालन करता है। बहुत बड़ी महर्षि पतंजलि जी की देन है यम नियम का पालन, ये सार्वभौमिक बातें हैं, रूल्स। अब प्रश्न संख्या 46, गीता में विकसित व्यक्तित्व की अवस्था को निम्न में से कौन से नाम द्वारा अभिहित किया जाता है? गीता में जो विकसित व्यक्तित्व की अवस्था है उसको कौन से नाम के द्वारा अभिहित किया जाता है? स्पष्ट करें। स्थित प्रज्ञा के नाम से, आनंदमयी कोश, सर्वांग पूर्ण व्यक्तित्व, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर दीजिए इनमें से क्या है। एक ऑप्शन इसमें से सही है। किससे अभिहित किया जाता है, इन्हें संबोधित किया जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है व्यक्तित्व की व्यवस्था को? स्थित प्रज्ञा के नाम से, आनंदमयी कोश, सर्वांग पूर्ण व्यक्तित्व के नाम से। क्या सही ऑप्शन आता है? आप ध्यान दिया होगा गीता में स्थित प्रज्ञा की बात होती है। स्थित प्रज्ञा, अर्जुन को स्थित प्रज्ञा कहा, स्थित प्रज्ञा वान बनो, है ना। तो इसका सही ऑप्शन है ए। प्रश्न संख्या 47, प्रणिपात शब्द का अर्थ है। ये पाठ्यक्रम में पहले लगता आ रहा है और बाद में नए पाठ्यक्रम में हटा दिया, शायद अभी भी है, तो आपने ध्यान देना है। प्रणिपात एक श्लोक का एक शब्द अर्थ है, वहाँ पर लिया गया, गीता से संबंधित प्रश्न है ये। तो ये प्रणिपात शब्द का अर्थ क्या लिया गया है? समर्पण, स्वार्थपरता, अहंकार, या इनमें से कोई नहीं। प्रणिपात किसे कहा गया है?
प्रणिपात शब्द का जो अर्थ है वह क्या है? प्रणिपात, प्रणिपात क्या है ना? प्रणिपात का अर्थ होता है समर्पण। ऑप्शन नंबर ए, समर्पण भाव, इसका अर्थ होता है समर्पण। तो प्रश्न संख्या 48, प्रश्न संख्या 48 में आता है प्रणिपात, परिप्रश्न एवं सेवा का उल्लेख गीता के निम्न में से कौन से अध्याय में मिलता है? प्रणिपात आ गया ना, अब अध्याय पूछा जा रहा है। प्रणिपात, परिप्रश्न एवं सेवा का उल्लेख गीता के कौन से अध्याय में मिलता है? ऐसे प्रश्न आएंगे, श्लोक के साथ पूछा जाएगा, फिर आप गड़बड़ा जाएंगे। तो इसलिए गीता के प्रत्येक श्लोकों को आप एक एक करके पढ़िए और मेन श्लोक है उनको मार्क करिए, उनके शब्दावलियों को भी देखें। नहीं तो देखो एक एक नंबर से ही घड़ा भरता है, बूंद बूंद से बात होती है ना, तो परसेंटेज बिगड़ जाता है। तो इनसे देखिए 48 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, चतुर्थ अध्याय के 34 नंबर श्लोक को आप देखिए, वहाँ पर इनका उल्लेख मिलता है। प्रश्न संख्या 49, निम्न में से कौन सा योग शिक्षा की सहायक सामग्री है? योग शिक्षा की सहायक सामग्री क्या है? बताना है आपको। रेडियो, टेलीविज़न, मॉडल पेपर या उपयुक्त सभी। क्या है? योग शिक्षा की सहायक सामग्री के अंदर किनको लिया गया है? रेडियो को लिया है, टेलीविज़न, मॉडल पेपर या फिर इनको सभी को ले लिया गया है? एक ऑप्शन भी विवेक से विचार करो, क्या हो सकता है आपके मायने में। और जब तक ये थोड़ा आत्म विश्लेषण जब तक मन में नहीं करोगे ना, मेरे बताने से तुरंत सोच के छोड़ दिया तो याद नहीं होगा ये पक्का। एक बार आपने अपना विवेक जगाना क्या है, फिर पक्का करना, फिर उसको मनन करना, ये तब तक निधिध्यासन नहीं होगा। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों बातें जरूरी है योग शिक्षक की सहायक सामग्री में, इनको लिया जाता है। आप एजुकेशन में देखते होंगे, आप टीवी में, वहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है ये, है ना, बीएड वालों को। तो ये सब जरूरी है ये। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तत्वदर्शी पुरुष के पास जाने के लिए किस प्रकार का भाव अपनाने के लिए कहा? प्रश्न सुनिए और इसको उत्तर दीजिए सही से। दंडवत प्रणाम करके, अहंकार त्याग कर, शरणागत बनकर या उपयुक्त सभी। सही उत्तर बिल्कुल सरल है, अभी प्रश्न आए थे पीछे और वहीं उसी अध्याय का श्लोक मैंने आपको बताया भी था एक, है ना। तो श्लोक संख्या मैंने चतुर्थ अध्याय 34 नंबर का बताया, उसी के बारे में ये बात हो रही है। एक सही ऑप्शन इसका क्या है? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। दंडवत प्रणाम करके, अहंकार त्याग करके, शरणागत बन करके ही ये सब किया जा सकता है। आज की वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। सेकंड लास्ट का ये अंतिम ही प्रश्न है। योग के विद्यार्थियों को योगिक क्रियाओं का सामूहिक अभ्यास किस प्रकार से करना चाहिए? कैसे करें सामूहिक अभ्यास? कुशल अध्यापक के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में, यानी मतलब एक निगरानी में करें, हैं, शिक्षक की अनुपस्थिति में करें। अब शिक्षक ही नहीं है तो कैसे करें, ये तो गलत हो जाएगा, है ना। विद्यार्थी के मध्य आपसी बातचीत के माध्यम से, फ़ोन पर बातचीत करके विद्यार्थियों को बेचारे को कैसे पता, ये भी गलत है। क्या इनमें से कोई नहीं, एक तो है इसमें से, वो कौन सा है आपको समझ में आ गया होगा, वह कौन सा है आप कमेंट करके बताइए और गड़बड़ी मत करना। फिर भी बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए, कुशल अध्यापक के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में ही ये सब अभ्यास करना चाहिए। इसी के साथ आज का हम यहीं पर विराम लेंगे और सारे महत्वपूर्ण जितने प्रश्न थे 19 तक के सारे मैंने आपको इसी के साथ बताया है आज का वीडियो में। 2020 के वीडियोस आपके कभी बनेंगे अलग हैं। तो इसी के साथ जो विद्यार्थी देख रहे हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।